Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं श्रेष्ठ यादव एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। मैं अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूं। हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तथा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में जो माइलस्टोन्स आए उनके बारे में अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन किया और जाना कि संगठन या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग किस प्रकार कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित करती है। तो वाइस वर्सा एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को किस प्रकार प्रभावित करती है, किन लेवल्स पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अब तक जानकारी एकत्र की। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक नए टॉपिक कॉन्सेप्ट के बारे में अपना डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग वर्क मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट के बेसिक्स, उसकी थेरीज़ और डिफरेंट जो थेरीज़ हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं तथा मोटिवेशन के कौन कौन से एलिमेंट हैं, किस प्रकार हम लोग मोटिवेशन को परिभाषित कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इस लेक्चर में हम लोग इस पूरी चर्चा को करेंगे। मोटिवेशन मनोविज्ञान में डिस्कस किए जाने वाले उन विषयों में से है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा बाहर की जाती है। यदि आप किसी से ये बताएं कि आप मनोविज्ञान के छात्र हैं या छात्राएं हैं या अध्यापक हैं या आपने मनोविज्ञान पढ़ा है, तो उसमें जो विभिन्न विषय वो कॉमनली डिस्कस करते हैं उसमें से एक होता है मोटिवेशन। वो अधिकतर आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति किसी कार्य को क्यों करता है, उस व्यक्ति के उस कार्य के करने के पीछे क्या क्या कारण हैं तथा हम लोग किस प्रकार किसी भी कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लोग आपसे बोलेंगे कि मेरा मोटिवेशन का लेवल बहुत लो है, मैं किसी कार्य को बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाता हूँ। कहेंगे कि मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मेरा जो मोटिवेशन का लेवल है वो कम हो गया है। तो यदि आप पूछेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका मोटिवेशन का लेवल कम है, तो वो कहेंगे कि मुझे किसी काम में मन नहीं लगता है, मैं किसी काम को ज़्यादा समय तक कर नहीं पाता हूँ, मुझे ये नहीं पता होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जब वो इस तरह के आंसर आपको देंगे तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट के जो बेसिक कुछ एलिमेंट्स हैं उनके बारे में वो सही चर्चा कर रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। वो ये कहना चाहते हैं कि मैं लंबे समय तक किसी एक कार्य को नहीं कर पाता हूँ। उन्हें ये भी जानकारी है कि इसी कारण वो अपने जीवन के जो डिफरेंट उद्देश्य हैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि मोटिवेशन के बारे में कुछ हद तक चाहे आप मनोविज्ञान पढ़ें
या ना पढ़ें, कुछ हद तक उसके बारे में आपके पास जानकारी होती है। आज हम लोग उसी जानकारी को साइंटिफिकली और थ्योरेटिकली किस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को जान सकते हैं और किस प्रकार हम लोग मोटिवेशन का जो प्रोसेस है उसको समझते हुए उसमें चेंजेस या उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के बारे में अब हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो मोटिवेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये मोटिवेशन शब्द लैटिन के वर्ड से बना है, जिसका कॉमनली मतलब होता है मूव करना, चलना, आगे बढ़ना। अब यहाँ सवाल है कि जब भी कोई कुछ कार्य करता है तो लोग उससे पूछते हैं कि तुमने ये कार्य क्यों किया, इस कार्य को करने के पीछे तुम्हारा क्या मोटिव था या क्या तुम्हारी मोटिवेशन था। तो अगर हम बहुत सामान्य शब्दों में ये कहें कि जब भी कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशनल प्रोसेस निहित होती है। तो अब हम लोग मोटिवेशन को परिभाषित करने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू करते हैं। तो मोटिवेशन सामान्य शब्दों में हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके बिहाइंड एक मोटिवेशनल प्रोसेस होता है। यदि कोई व्यक्ति के पीछे कोई मोटिवेशनल प्रोसेस नहीं है तो उसके कार्य करने का कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। वो कभी उस कार्य को करेगा फिर छोड़ देगा, कभी भी उस कार्य के लिए बहुत ज़्यादा परसिस्ट नहीं करेगा, कंटिन्यूटी नहीं होगी, उसे नहीं पता होगा किस तरीके से इस कार्य को क्यों करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ह्यूमन बिहेवियर स्टैटिक हो सकता है या हम लोग कभी स्टैटिक होते हैं? हम लोग अधिकतर डायनेमिक फॉर्म में रहते हैं। डायनेमिक मतलब चेंजेस, गतिशील। तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही कम रेयर कंडीशंस में देखेंगे कि कोई व्यक्ति एकदम स्टैटिक कंडीशन में है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। हो सकता है वो फिजिकली कोई कार्य ना कर रहा हो, लेकिन उस समय वो किसी मेंटल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है। हो सकता है वो किसी चीज़ को मेमोराइज कर रहा हो, रिवाइज कर रहा हो। तो टेक्निकली हम लोग फिज़िकली या साइकोलॉजिकली किसी ना किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं या गतिशील रहते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि मोटिवेशन ह्यूमन बिहेवियर का एक इंटीग्रल एस्पेक्ट है, जिसे या आप कहिए कि बिना मोटिवेशन को समझे हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझ सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को भली प्रकार समझना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर हम बहुत सिंपली ये कहें कि मोटिवेशन क्या हो सकती है, तो एक सामान्य शब्दों में कहा गया कि वो फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं या कारण बनते हैं किसके, ह्यूमन बिहेवियर के। तो अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो इसके पीछे बहुत पॉसिबिलिटी है कि कोई मोटिवेशनल फैक्टर है, कोई मोटिवेशनल प्रोसेसेस है। अगर यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा है या कोई बच्चा खेल रहा है, तो इन दोनों बिहेवियर्स के पीछे डिफरेंट तरीके के ही सही, लेकिन दो डिफरेंट मोटिवेशनल प्रोसेसेस वर्क कर रहे हैं। उनके मोटिव्स अलग हो सकते हैं, उनका मोटिवेशन का स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन अगर वो परसिस्टेंटली एक ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए किसी कार्य को डायरेक्टेड वे में कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि मोटिवेशन का जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटिवेशन किस प्रकार कार्य करता है। तो मोटिवेशन कुछ इस तरीके से है जैसे हम लोगों के पास कोई कार है या ट्रेन है या प्लेन है, ये लोग कब तक गतिशील रहते हैं या कब तक अपना कार्य कर पाते हैं, जब तक इनके अंदर फ्यूल हो, ईंधन हो। तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि मोटिवेशन हमारे जीवन में किस प्रकार का कार्य करता है, ये एक फ्यूल की तरह कार्य करता है। तो यदि अगर हमारा जीवन चल रहा है, हम बिहेवियर्स कर रहे हैं, तो बहुत हद तक हमारा मोटिवेशन हमें फ्यूल की तरह एक एनर्जी दे रहा है उस बिहेवियर को कंप्लीट करने में।
तो जैसे एक बहुत सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उस कंडीशन में अगर आपसे कहा जाए कि आप यहाँ 2 घंटे बैठ के पढ़ाई कीजिए, तो हो सकता है आप कहें कि नहीं, यहाँ बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, बहुत दिक्कत है। लेकिन अगर आपका मोटिवेशन हाई है तो उसी धूप, उसी धूल, उसी गर्मी में आप 1 घंटे क्रिकेट खेल सकते हैं। या अगर आपको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है या आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं तो 2 घंटे उसी गर्मी में आप लोग हो सकता है कि प्रैक्टिस करें फुटबॉल की। तो यहाँ ये जो दोनों बिहेवियर पैटर्न्स हैं, व्यक्ति सेम है, तो क्यों बदले? क्योंकि उनका जो मोटिवेशन का जो प्रोसेस है, जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, वो डिफरेंट हुए। तो अगर मोटिवेशन का प्रोसेस या मोटिवेशनल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो हमारे व्यवहार में जो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हैं वो आपको इजीली दिखाई दे जाते हैं। तो मोटिवेशन हमारे डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर को एक एनर्जी देता है, एक फ्यूल की तरह काम करता है। अब हम लोग अगर ये डिस्कशन करें कि क्या हम लोग बिना मोटिवेशन के एक लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि एक व्यक्ति है, उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, तो क्या वो जीवन जी रहा होगा? हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि हो सकता है उसकी सांसें चल रही हों या वो जीवित अवस्था में हो, या हम कह सकते हैं कि मेडिकली हम लोग कह रहे हैं कि ये जीवित है, लेकिन उसका जो व्यवहार है, उसके व्यवहार में वो डायरेक्शन, वो कंसिस्टेंसी, वो सोशल आउटकम्स आपको नहीं दिखाई देंगे। तो हमारी लाइफ को ऑनगोइंग बनाने के लिए, लाइवली बनाने के लिए, एक समाज में एक रूपरेखा के रूप में अपने व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। या आप कहिए कि आवश्यकता होती है और मोटिवेशन होती है, उसी कारण से हम लोग उस तरह के जो व्यवहार हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ अभी हम लोगों ने मोटिवेशन का एक जनरल कॉमन आइडिया लिया कि मोटिवेशन क्या होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट की स्लाइड है उसमें जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं, उन लोगों ने मोटिवेशन को किस प्रकार परिभाषित किया इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और एक एक करके उनकी डेफिनेशन से मोटिवेशन के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बार्टोल और मार्टिन ने 1988 में जो डेफिनेशन दी मोटिवेशन की, उसको शुरू करते हैं। यहाँ इनके कहने का अर्थ है कि मोटिवेशन, रिलेट मोटिवेशन टू द फोर्स, जैसा हमने कहा एनर्जी, फ्यूल, अर्थात ये एक फोर्स, बल की तरह कार्य करता है और उसका आउटकम क्या होता है? स्टिमुलेट बिहेवियर। जैसा हमने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसके पीछे कोई मोटिवेशनल फोर्स होगी। तो मोटिवेशन क्या है? मेरे बिहेवियर को होने के लिए उसे फोर्स कर रहा है, उसे स्टिमुलेट कर रहा है कि मैं इस तरह का व्यवहार करूं। उसके बाद सेकंड क्या कंपोनेंट है? यह है प्रोवाइड डायरेक्शन। तो अब मोटिवेशन ये नहीं कह रहा है कि व्यवहार करो, वो क्या और कह रहा है इसके साथ साथ कि व्यवहार को इस डायरेक्शन में करो। वो ये नहीं कह रहा है कि इधर कूदो, उधर कूदो, वहाँ चले जाओ। वो क्या बता रहा है कि आपको अपने व्यवहार को इस डायरेक्शन में करना है। आपको यहाँ से सीधा जाना है, या आपको अभी आधा घंटा मैथ पढ़ना है, या आपको अभी आधा घंटा सोशल साइकोलॉजी पढ़नी है। तो यहाँ जो मेरा व्यवहार है, जो मेरी मोटिवेशन है, वो मुझे पढ़ने के लिए भी स्टिमुलेट कर रहा है और डायरेक्ट भी कर रहा है कि मुझे क्या पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? अंडरलाइंस टेंडेंसी टू प्रिवेल। प्रिवेल मतलब परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने अभी ये किया, उसके बाद छुट्टी, उसके बाद कुछ नहीं किया, फिर कुछ किया, फिर नहीं किया। तो मोटिवेशन मेरे बिहेवियर को स्टिमुलेट किया, उसको डायरेक्शन दी और उस बिहेवियर में रहने के लिए मुझे पुश किया, उस टेंडेंसी को डेवलप किया। ये किसकी डेफिनेशन से हमें मिला? मार्टिन और की डेफिनेशन से हमने ये जाना। अब हम लोग आगे और डेफिनेशन से मोटिवेशन के
अर्थ को और विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो आगे जो डेफिनेशन है गिलफोर्ड ने, उन्होंने क्या कहा, एक प्रेरक क्या हो सकता है, विशेष आंतरिक कारक, कोई इंटरनल ऐसा फैक्टर अथवा अवस्था, स्टेट, वो क्या करती है, एक क्रिया को जन्म देती है और उसे बनाए रखती है। जैसा कि ऊपर की डेफिनेशन में भी हमने समझा, इन्होंने उसमें क्या ऐड किया कि ये इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है, ये कोई एक स्टेट, अवस्था भी हो सकती है, जो क्या करेगी, जन्म देगी क्रिया को, अर्थात रेस्पॉन्स को या बिहेवियर को, और क्या करेगी, उस बिहेवियर में जो इन्वॉल्वमेंट है उसे बनाए रखेगी। गिलफोर्ड का ये पर्सपेक्टिव हुआ। अब हम लोग आगे पर्सपेक्टिव समझते हैं मोटिवेशन के। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या कह रही है मोटिवेशन के लिए, कि मोटिवेशन इनकॉर्पोरेट, मोटिवेशन क्या रखता है, मोटिवेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अभी तक हम लोगों ने मोटिवेशन के बारे में जाना कि मोटिवेशन इंटरनल फैक्टर हो सकता है, स्टेट हो सकता है, गिलफोर्ड ने कहा। अब ये कह रहे हैं कि मोटिवेशन क्या इनकॉर्पोरेट करता है, कैसा हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, और जो क्या क्रिएट करता है, अराउजल। अराउजल का भी यही अर्थ हुआ कि वो मुझे किसी कार्य को करने के लिए तैयार करेगा। अराउजल, अराउजल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे यदि अचानक आपसे कहा जाए कि वहाँ पे देखो कोई खतरा है, तो आप क्या करेंगे, एकदम अराउजल की स्टेट में हो जाएंगे। और आपसे कहा जाए कि नहीं कुछ ठीक है, सब ठीक है, तो आप क्या होंगे, रेस्ट की स्टेज में आएंगे। तो मोटिवेशन मुझे क्या करता है, मुझे किसी कार्य को करने के लिए जो स्टेट, इनिशिएशन की स्टेज होती है, उसके लिए तैयार करता है। उसके बाद डायरेक्शन, हमने पहले की डेफिनेशन में भी ये जाना कि मोटिवेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, किस दिशा में हमें कार्य करना है, किस प्रकार का हमें कार्य करना है। उसके बाद परसिस्टेंस, उस कार्य में लगे रहना है, उस कार्य को लगातार करना है, एक बार करके उसे छोड़ना नहीं है, उसमें रिपीटेडली हमें उस पैटर्न ऑफ बिहेवियर में रिपीटेडली इन्वॉल्व होना है। उसके बाद वॉलंटरी एक्शन दैट आर गोल डायरेक्टेड। इस डेफिनेशन में हमें एक और कंपोनेंट ऐड करने को मिला, वो है गोल डायरेक्टेड। तो अब हम लोग डायरेक्शन के साथ साथ क्या एक और कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं कि जो डायरेक्शन है ये कैसी है, गोल ओरिएंटेड। तो जो मेरा उद्देश्य है कार्य करने का या मेरे जीवन का या किसी चीज़ का, तो जो मेरा बिहेवियर है वो डायरेक्टेड होगा, लेकिन किसकी तरफ, मेरे गोल की तरफ। तो यदि मेरा गोल क्रिकेटर बनना है तो मेरा व्यवहार कैसा होगा, मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस करूंगा, क्रिकेट बैट खरीदूंगा, अपनी सेविंग्स से क्रिकेट के जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है वो लूँगा। मेरा ग्रुप कैसा होगा, जिसमें क्रिकेटर्स होंगे, जो क्रिकेट के बारे में मुझे जानकारी देंगे। तो सारे व्यवहार मेरे कैसे हुए, गोल डायरेक्टेड। लेकिन अब अगर मेरा जो गोल है वो क्रिकेटर बनना है, लेकिन मैं उसके अलावा कहीं पे भी घूम रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, कहीं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ, कहीं घूमने चला जा रहा हूँ, तो ये सारे बिहेवियर मेरे गोल डायरेक्टेड नहीं है, क्योंकि इन बिहेवियर से मुझे मेरे गोल्स को अचीव करने में एक डायरेक्ट हेल्प नहीं मिल रही है। तो मोटिवेशन में जो नेक्स्ट कंपोनेंट या डिस्कशन का पॉइंट ऐड हुआ, यह हुआ गोल डायरेक्टेड। अब अभिप्रेरणाएं, मनुष्य के भीतर ऐसी शारीरिक और मानसिक, वही फिजिकल या साइकोलॉजिकल अवस्थाएं हैं, स्टेट हैं, जो किन्हीं विशेष दशाओं में कार्य करने हेतु प्रेरित करती हैं। अर्थात अगर हमारे पास डिफरेंट विशेष तरह की कंडीशंस हों, तो उसमें ये जो साइकोलॉजिकल और जो फिज़िकल मोटिवेशन है, जो स्टेट है, ये मुझे उस डिफ़िकल्ट या विशेष परिस्थिति में भी एक विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए पुश करती हैं और मुझे उस बिहेवियर में इन्वॉल्व करने में हेल्प करती हैं, या मेरे उस बिहेवियर को आप कहिए डिटरमाइन करती हैं। तो अभी हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस का डिस्कशन किया जो हमें यह बता रही थी कि मोटिवेशन क्या होता है और मोटिवेशन को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अब हम लोग आगे जो अपना डिस्कशन है उसे कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि अब
वर्क मोटिवेशन को हम लोग किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। हमने मोटिवेशन को परिभाषित कर दिया, डिफ़ाइन कर दिया। अब हम लोग वर्क मोटिवेशन को डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट तो एज इट इज़ है, हमने एक और जो कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया वो हुआ वर्क। तो यदि हम वर्क की परिभाषा के साथ मोटिवेशन की परिभाषा को इंटीग्रेट कर देंगे तो समहाउ हम लोगों के पास वर्क मोटिवेशन की डेफिनेशन होगी। तो उसी प्रकार से हम अब लोग आगे की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कहा गया है ब्रॉड कंस्ट्रक्ट, एक बड़ा कंस्ट्रक्ट है जो पर्टेन करता है अर्थात रखता है, उसके अंदर है क्या क्या, कंडीशंस एंड प्रोसेस। मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट में भी हम लोगों ने कंडीशंस और प्रोसेस का जो कंडीशन है उसके बारे में डिस्कशन किया कि वो एक स्टेट हो सकती है, वो प्रोसेस हो सकता है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, एंड दैट अकाउंट फॉर, मतलब कारण बनता है किस चीज़ के लिए, अराउजल के लिए। अराउजल क्या होता है हम लोगों ने अभी डिस्कस किया मोटिवेशन की डेफिनेशन में। डायरेक्शन देता है, साथ ही साथ अब हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया इस डेफिनेशन के माध्यम से, मैग्नीट्यूड, कि जो हमारा एफर्ट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैं कितने मैग्नीट्यूड के साथ, कितना स्ट्रांग होके, कितने एफर्ट्स के साथ उस कार्य को कर रहा हूँ। तो मोटिवेशन डायरेक्शन, गोल, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी के साथ साथ एक और चीज़ को डिटरमाइन करता है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ माय एफर्ट, कि आप किसी कार्य को करने के लिए अपना कितना परसेंट दे रहे हैं, 100% या बस आपने ऐसे ही उस कार्य को कर दिया, आपने पूरा मैग्नीट्यूड नहीं है, पूरा स्ट्रेंथ से नहीं किया। ये भी मेरी मोटिवेशन निर्धारित करती है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ एफर्ट। मेंटेनेंस मतलब उस कार्य को करने में जो आप लगे हुए हैं उसमें आप लगे रहें, मेंटेन करें उस कंडीशन को, उस बिहेवियर को, उस बिहेवियर के पैटर्न को। कहाँ? इन अ पर्सन्स जॉब। किस कंडीशन में? जॉब की कंडीशन में, या आप कहिए कि वर्क प्लेस पर, जॉब में। तो यहाँ पर हम लोगों ने वर्क मोटिवेशन की जो पहली डेफिनेशन है उसे कंप्लीट किया। अब हम लोग एक और जो डेफिनेशन है, पिंडर ने जो डेफिनेशन दी वर्क मोटिवेशन की, उसे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो पिंडर ने कहा एनर्जेटिक फोर्सेस, अ सेट ऑफ एनर्जेटिक फोर्सेस। जब हम लोगों ने वर्क मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को शुरू किया था तो मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने बात की कि मोटिवेशन हमें क्या देती है? एनर्जी देती है, फ्यूल की तरह एनर्जी देती है। पिंडर ने भी कहा वर्क मोटिवेशन अ सेट ऑफ एनर्जेटिक फोर्सेस, बहुत ऊर्जावान शक्तिशाली बल जो है वो मोटिवेशन है, जो दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम बोथ विद इन एज वेल एज बियॉन्ड एन इंडिविजुअल। विद इन जो व्यक्ति के अंदर से और बाहर से, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कारक उसके हो सकते हैं, ऐसा पिंडर ने इस डेफिनेशन में बताया। टू इनिशिएट वर्क रिलेटेड बिहेवियर। अब ये जो इंटरनल या एक्सटर्नल एनर्जेटिक फोर्सेस हैं ये क्या कर रही हैं? वर्क रिलेटेड जो बिहेवियर हैं मेरे, उन्हें इनिशिएट कर रही हैं। अब मेरा अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम है टीचिंग का या रिसर्च का, तो मेरी मोटिवेशन की जो फोर्सेस होंगी वो चाहे इंटरनल हों चाहे एक्सटर्नल हों, वो क्या करेंगी? इनिशिएट करेंगी। किस तरह के बिहेवियर को? जो टीचिंग से रिलेटेड हों या जो रिसर्च से रिलेटेड हों, वर्क रिलेटेड बिहेवियर्स, कार्य से जुड़े हुए कार्य। तो मेरी मोटिवेशन मुझे रिसर्च करने के लिए प्रमोट करेंगी, इनिशिएट करेंगी, पुश करेंगी, या टीचिंग अगर मेरा कार्य है तो टीचिंग के लिए, दोनों मेरे कार्य हैं तो दोनों के लिए। यदि किसी का कार्य पुलिस में है तो जो पुलिस से रिलेटेड वर्क हैं उनके लिए। वर्क रिलेटेड बिहेवियर्स एंड डिटरमाइन इट्स फॉर्म, किस प्रकार मैं अपना कार्य करता हूँ, किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, और डायरेक्शन, ये मेरे कार्य को
वो वर्क रिलेटेड जो मेरा कार्य है उसे डायरेक्शन देंगी। तो अगर मेरे पास डायरेक्शन है कि मुझे अभी एक रिसर्च पेपर कंप्लीट करना है, तो मैं रिसर्च पेपर के जो रिलेटेड टास्क हैं उनमें मेरा बिहेवियर पैटर्न शो होगा। अगर उस समय मेरी क्लास है तो मेरे क्लास रिलेटेड जो बिहेवियर हैं उन्हें, मेरे बिहेवियर को क्लास रिलेटेड जो एक्टिविटी है, मोटिवेशन, वहाँ डायरेक्शन देगी। उसके बाद इंटेंसिटी का फिर वही अर्थ है कि मैं कितना इंटेंसिफाई होकर उस कार्य को करता हूँ, मेरे कार्य में कितनी इंटेंसिटी है। मैं गया, क्लास भी प्रिपेयर नहीं की, या मैंने बहुत मन से इंटेंसिटी के साथ उस क्लास में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने जो रिसर्च की उसमें भी मैंने बस काम पास या ऐसे ही काम चलाओ या किसी भी तरीके से वो कार्य पूरा किया। नहीं भी हुआ वो कार्य पूरा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब मैंने उस कार्य में इंटेंसिटी में कितनी देता हूँ, ये मेरा मोटिवेशन या वर्क मोटिवेशन का लेवल डिटरमाइन करता है। उसके बाद ड्यूरेशन, कि मैं कितने लंबे समय तक उस कार्य के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आउटकम्स हैं, उनको अवॉइड करके, उनको इग्नोर करके या उनको कंसिडरेशन में ना रख के भी कितने समय तक मैं उस कार्य को कर सकता हूँ। तो अगर एक रिसर्च पेपर को पूरा करने के लिए 1 साल लगता है, तो क्या मैं इतना मोटिवेटेड हूँ कि मैं 1 साल तक उस ड्यूरेशन में उस कार्य को करता रहूं, या ऐसे कार्य करता रहूं जो मुझे उस मेरे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ लेके जाएं, मेरे गोल्स को अचीव करने में मेरी हेल्प करें। तो इस प्रकार हम लोगों ने पहले की डेफिनेशन से मोटिवेशन, और इन डेफिनेशन से हम लोगों ने वर्क मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी एकत्र की। जाना कि हम लोग मोटिवेशन और वर्क मोटिवेशन को किन शब्दों के साथ परिभाषित कर सकते हैं, और इन परिभाषाओं के साथ साथ हम लोगों ने मोटिवेशन और वर्क मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट के मीनिंग को समझा। अब हम लोग वर्क मोटिवेशन और मोटिवेशन के अर्थ को जानने के बाद इसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या इसके जो गुण हैं, या वो जो आइडेंटिफाई पॉइंट्स हैं जिनसे हम लोग वर्क मोटिवेशन की डेफिनेशंस को समझ सकते हैं, उसके बारे में इस स्लाइड में आगे चर्चा करेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं या ये जो गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मोटिवेशन एवं वर्क मोटिवेशन की जो डेफिनेशंस हैं उसी से ड्राइव किए गए हैं। उन्हीं का जो मीनिंग है, उन्हीं को वर्ड्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में यहाँ पर हम लोगों ने एकत्र किया है, ताकि हम लोग सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से मोटिवेशन और वर्क मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर जो पहला कैरेक्टरिस्टिक या गुण या विशेषता है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन, जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशंस में डिस्कस किया कि मोटिवेशन को आप किस प्रकार समझ सकते हैं, डायरेक्शन के फॉर्म में। डायरेक्शन कब? चॉइस कैसे? कि हमारे पास डिफरेंट कार्य करने की चॉइसेस होती हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी मोटिवेशन है वो उन चॉइसेस में अल्टरनेटिव्स और डायरेक्शन एक क्रिएट करती है। आप चाहें तो पढ़ाई करें, चाहे तो पढ़ाई ना करें, चाहे तो आप अपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के लिए एफर्ट करें, चाहे ना करें। तो इन अल्टरनेटिव्स में, इन चॉइसेस में आपको जो डायरेक्शन है वो कहाँ से गवर्न होती है, डिटरमाइन होती है? आपकी मोटिवेशन से। तो मोटिवेशन के लिए डायरेक्शन होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब इंटेंसिटी या एफर्ट या मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माना मेरा जो गोल है वो है क्रिकेटर बनना, लेकिन जब मैं क्रिकेटर बनने के लिए जिस तरह का व्यवहार मुझे करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए या एफर्ट्स करने चाहिए, उसमें उतनी इंटेंसिटी नहीं है। आप देखेंगे कि खेल रहे हैं लेकिन बहुत मन से नहीं खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत मन से नहीं कर रहे हैं, इंटेंसिटी नहीं है किसमें? उस कार्य को करने में।
तो आप देखिए जिन लोगों की इंटेंसिटी कम होती है, आप कहते हैं कि देखो उसके बिहेवियर से ऐसा लगता नहीं है कि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बनेगा, या वो बहुत अच्छा, अगर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वो टीचर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वो और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं, उसके कार्य में, उसके बिहेवियर में वो इंटेंसिटी नहीं दिखाई देती। तो आप कहते हैं कि इंटेंसिटी नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है किसको, अपने गोल्स को अचीव करने की। और ये कहाँ से डिटरमाइन हुआ? मोटिवेशन से। मोटिवेशन का अगर लेवल हाई होगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उस कार्य को करने में, उस तरह के बिहेवियर पैटर्न्स को शो करने में। उसके बाद है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन या आप कह सकते हैं परसिस्टेंस। तो यहाँ पे ड्यूरेशन या परसिस्टेंस का क्या अर्थ है, हम इसे एक सामान्य से उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर आज कोई आपसे कहे कि मेरा क्रिकेटर बनने का ऑब्जेक्टिव है, और वो अभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन क्रिकेट का किट लेके आए, कहीं कोचिंग ज्वाइन करे, प्रैक्टिस करे, उसके बाद 3 दिन बाद आपसे पूछो कि आज तुम प्रैक्टिस पे नहीं गए, तो वो कहे नहीं अभी मैं जाऊंगा, अभी मेरा मन नहीं है। उसके बाद वो किसी और तरह की एक्टिविटीज़ में आपको दिखे कि नहीं, वो मैं कोचिंग में जा रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी करनी है, या मुझे फुटबॉलर बनना है। तो यहाँ आप क्या देखते हैं कि वो जो कार्य है उसको लगातार परसिस्टेंटली एक ड्यूरेशन तक, एक लंबे समय तक वो नहीं कर रहा है। या मुझे क्रिकेटर बनना है, तो क्रिकेटर बनने के लिए अगर एक ट्रेनिंग के लिए 6 महीने या 1 साल की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो मैं 1 साल तक उस ट्रेनिंग में, उस ट्रेनिंग मॉड्यूल में, उस ट्रेनिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहूँगा। तो अगर मेरी ड्यूरेशन नहीं है, वो परसिस्टेंट में नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका अर्थ है कि वो जो मोटिवेशन है उसका लेवल, या वो जो मोटिवेशनल फैक्टर्स है वो वीक है, या मोटिवेशन उतना प्रभावकारी नहीं है। अगर होगा तो वो जो ड्यूरेशन है, परसिस्टेंस है, ये रिफ्लेक्ट होगा। तो ये सब इंडिकेटर्स की तरह काम करेंगे उस व्यक्ति के मोटिवेशन के प्रोसेस को समझने में। अब जैसा हम लोगों ने डेफिनेशंस में भी जो नीचे के पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस किया, हम लोग उसे क्विक रिवीजन में कंप्लीट करते हैं। जैसे इनिशिएट, तो हम लोगों ने अभी कहा था कि जो मोटिवेशन है वो क्या करती है, एक स्पेसिफिक तरह के जो बिहेवियर्स हैं उन्हें इनिशिएट करती है, अराउजल की स्टेट को क्रिएट करती है। उसके बाद वो क्या करती है, गाइड, मुझे बताएगी कि मुझे किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह के बिहेवियर पैटर्न्स में इन्वॉल्व होना है, या किस तरह का व्यवहार नहीं करना है। तो ये एक मेंटर की तरह, एक गाइड की तरह, जो टॉर्च बियरर की तरह आपको बताता है कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, गाइड करता है। उसके बाद मेंटेन गोल डायरेक्टेड या गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। तो मोटिवेशन ये भी डिटरमाइन करता है कि जो मेरे बिहेवियर हों वो किससे इनलाइन हो, किसके सिमेट्री में हो, किसके जैसे हों, जो मेरा गोल है उसकी तरफ मुझे लेके जा रहे हों। मेरे और मेरे गोल्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो गैप्स हैं, ये वो बिहेवियर हों जो उन डिफरेंसेस को कम करें। अगर मुझे ये गोल अचीव करना है और मैं यहाँ पर हूँ, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस धीरे धीरे मेरे गोल डायरेक्टेड जो बिहेवियर्स हैं उन्हें कम करते चले जाएंगे और मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँगा। तो ये हुआ मेंटेन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी का क्या अर्थ है, किसी कार्य को करने के लिए आपको क्या चाहिए, फ्यूल। तो फ्यूल से क्या मिलता है, एनर्जी। एनर्जी से क्या होता है, आप उस तरह के बिहेवियर को शो कर सकते हैं, उस तरह के बिहेवियर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आपके पास वो एनर्जी ही नहीं है तो आप एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो हमें मोटिवेशन क्या देता है, एनर्जी देता है। फिर है इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या होता है कि जो एक बैलेंस की स्टेट है उसको बनाने का प्रयास किया जाता है। तो जैसे अगर मेरे पास किसी चीज़ की कमी हो जाए, तो कमी होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि वो जो कमी है उसे पूरी करूँ ताकि जो मेरी स्टेट है वो बैलेंस्ड रहे। तो मोटिवेशन हमेशा एक स्टेट को एक बैलेंस्ड वे में कंप्लीट करने की या प्रोड्यूस करने की जो कंडीशन है उसे कंप्लीट करती है। तो यहाँ हम लोगों ने जो मोटिवेशन की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में अपने डिस्कशन को कंप्लीट किया।
अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जो मोटिवेशन का एक स्पेसिफिक प्रोसेस है उसके बारे में अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो पॉइंट या जो एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं वो है नीड, सेकंड अराउजल या ड्राइव, थर्ड इंसेंटिव। अब हम लोग इन तीनों पॉइंट्स के इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से जो मोटिवेशन है या मोटिवेशन का जो प्रोसेस है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, नीड। नीड का क्या अर्थ होता है, आवश्यकता। तो आवश्यकता हमें किस चीज़ की होती है, या तो जब हमें किसी चीज़ को पाने का कोई एक्सपेक्टेशन हो, या हमारे पास जो कोई चीज़ हो वो हमसे ले ली जाए, या हमारे पास कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हो। जैसे यदि मुझे अभी भूख लगी है तो मेरी जो बॉडी है वो इम्बैलेंस कंडीशन में है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फूड लूँगा, खाना खाऊँगा, तो उसके बाद क्या होगा, मेरी जो बॉडी की कंडीशन है वो बैलेंस हो जाएगी। तो आवश्यकता इसी तरीके से हमारे जनरेट होती हैं। अब जब वो नीड है तो नीड के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस नीड की वजह से जो मोटिवेशन है जो हमें मिलती है उससे हम अपने अंदर कुछ अराउजल मतलब उस कार्य को करने के लिए इनिशिएट करते हैं। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल भूख लगी तो मैं क्या करूँगा, मेरा अराउजल का स्टेट होगा जो ये इंश्योर करेगा कि मैं कहीं से फूड अरेंज करूँ, फूड मुझे मिले। तो सेकंड जो स्टेट हो गई वो हो गई अराउजल की। अब अराउजल में मैं क्या करता हूँ कि अब जो वो मेरा मोटिवेशन है वो मुझे एनर्जी दे रहा है, ताकत दे रहा है, क्या करने के लिए, बहुत सारे गोल डायरेक्टेड एक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, जो भी पॉसिबल वेज होंगे उनको मैं इन्वॉल्व होऊंगा ताकि मैं फूड को अचीव कर सकूं और अपनी जो नीड है उन्हें फुलफ़िल कर सकूं। तो उसके बाद ये बिहेवियर, एनर्जी और एक्शन ओरिएंटेड। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन होगी वो क्या होगी, इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, इंसेंटिव ये जो मेरी कंडीशंस हैं इसको मेंटेन कर रहे हैं और जो मेरी नीड है उसको मिनिमाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इंसेंटिव्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो या तो मेरी जो स्टेट है उसे पुश करें या जो मेरी नीड है उसे कम करें। तो जैसे इस कंडीशन में अगर मेरा भूख का है तो मेरे लिए इंसेंटिव क्या होगा, ऐसा कोई भी आइटम जो मेरी भूख को शांत करे जिसे मैं खा सकूं। तो यहाँ पर जो इंसेंटिव है वो इसको कंप्लीट करता है। तो यहाँ हम लोगों ने नीड, अराउजल और इंसेंटिव के माध्यम से मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट्स और उसकी प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और किस प्रकार से हम इनके माध्यम से मोटिवेशन को समझ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मोटिवेशन के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें हम लोग मोटिवेशन के टाइप्स और मोटिव्स के टाइप्स के बारे में अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है बाहरी या आंतरिक, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये जो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ये दो तरह की कंडीशंस हैं, या आप कह सकते हैं दो तरह के फैक्टर्स हैं, या आप कहिए कि मोटिवेशन के जो फैक्टर्स हैं उनको हम लोग इन दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पहला इसमें लिखा है एक्सट्रिंसिक, दूसरा है इंट्रिंसिक। तो जैसा कि नाम से ही बहुत इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि एक्सट्रिंसिक का अर्थ है वो फैक्टर्स या वो कंडीशंस जो व्यक्ति को बाहर से, जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स हैं या जो बाहर से जो कंडीशंस हैं मुझे पुश करते हैं किसी एक स्पेसिफिक तरह के बिहेवियर को शो करने के लिए। इंट्रिंसिक का अर्थ है कि जो इंडिविजुअल है या जो वर्क है, जो काम है, वो ही इट्सेल्फ
अपने आप में मोटिवेशन का जो फॉर्मेट है, मोटिवेशन का जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट करता है, जानता है। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो इंट्रिंसिक मोटिवेशंस के फैक्टर्स या टाइप्स हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर रियान एंडेसी ने बहुत अधिक कार्य किया और उन्होंने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन के और क्या क्या सब डायमेंशंस हो सकते हैं, किस प्रकार एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे वर्क रिलेटेड बिहेवियर्स को डिटरमाइन करती है, किस किस तरह के वर्क रिलेटेड बिहेवियर एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक मोटिवेशंस के द्वारा प्रभावित किए जा सकते हैं, और हम लोग किस प्रकार एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशंस को अपने इंसेंटिव सिस्टम्स में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंसेंटिव सिस्टम्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम लोग इन दोनों कंपोनेंट्स और कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपने कर्मचारियों में मोटिवेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने कार्य किया। अब यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशंस के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। तो उसमें जो पहला है वो है अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। तो यदि कोई कार्य इस प्रकार का है जो मुझे एक अवसर दे रहा है, किस तरह का अवसर दे रहा है? ग्रो करने का, बढ़ने का, आगे बढ़ने का, नई चीज़ें सीखने का, थ्राइव करने का, तो वहाँ पर मैं जो मोटिवेटेड होऊंगा वो किस तरीके से मोटिवेट हुआ? इंटरनली। यहाँ पर मुझे किसी ने एक्सटर्नली रिवॉर्ड नहीं दिया, इंटरनली वो वर्क या मुझे खुद एक अपॉर्चुनिटी उसमें दिखाई दी। उसके बाद चैलेंजेस, तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना। चैलेंजेस आपको पुश करते हैं, थ्राइव करने के लिए पुश करते हैं, आपको एडवर्स कंडीशंस में कार्य करने के लिए पुश करते हैं। तो चैलेंजेस, एक्सेप्टेंस टू चैलेंजेस। देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक सबसे बड़ा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिया था कि अगर मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में, तो मैं कड़ी धूप में भी और गर्मी में भी क्रिकेट खेल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन कर रहा है, मेरा इंटरेस्ट है उस कार्य को करने में। उसके बाद सेंस ऑफ रिस्पेक्ट और सेंस ऑफ अचीवमेंट। तो अगर किसी कार्य को करने से आपको अचीवमेंट की फीलिंग होती है, मैंने एक कार्य किया, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसी ने देखा या नहीं देखा, या किसी ने मुझे रिवॉर्ड दिया या नहीं दिया, उस कार्य को करने से मुझे अचीवमेंट फील हुआ, मुझे अच्छा लगा, या मुझे रेस्पेक्ट की फीलिंग हुई, तो इस कंडीशन को हम लोग इंट्रिंसिक मोटिवेशन का नाम देते हैं। उसके अलावा एन्जॉयमेंट, अर्थात किसी कार्य को करने में अगर मुझे एन्जॉय फील होता है, एन्जॉयमेंट आता है, तो वो मेरे लिए एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन का कार्य करता है। उसके बाद क्यूरियोसिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, रिकॉग्निशन एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये भी इसी तरह के कंपोनेंट हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन का कार्य करते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में वो सभी कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स आते हैं जो किसी भी कार्य को एक्सटर्नली, बाहर से आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं। जैसे आपकी सैलरी का बढ़ना, आपका प्रमोशन, आपको इंक्रीमेंट मिलना, आपको कोई गिफ्ट मिलना, किसी ने आपको कार गिफ्ट की, या कोई कार्य अगर आपने किया तो उसने आपको कुछ गिफ्ट दिया। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, जो आपको किसी कार्य करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, ये सब आपके लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। यहाँ वो काम खुद आपको मोटिवेट या आपकी मोटिवेशन की स्टेट को मेंटेन नहीं कर रहा है, यहाँ एक्सटर्नल रिवॉर्ड, कंडीशंस, कॉन्सिक्वेंसेस आपको मोटिवेट कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिव्स। तो प्राइमरी जो मोटिव्स होते हैं वो हमारे लिए बायोलॉजिकल या अनलर्न मोटिव्स होते हैं, जिन्हें हमें सीखने की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग इनबॉर्न, बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में उन्हें लर्न कर लेते हैं, सीख जाते हैं, अनलर्न है वैसे वो। उसके बाद सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, तो वो सारे मोटिव्स जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है।
जैसे अगर मुझे यहाँ से खतरा किसी चीज़ से हो तो मैं जो व्यवहार करूँगा वो उसका क्या मोटिव होगा, प्राइमरी मोटिव होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए उस तरह के बिहेवियर को किया। तो आप देखेंगे कि ह्यूमन का जब डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे डेवलप हुए, तो उसमें बहुत सारे व्यवहार हमारे इसलिए हैं क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे कौन से मोटिव हुए? प्राइमरी मोटिव। उसके बाद सेकेंडरी मोटिव। जो सेकेंडरी मोटिव हैं, कॉमनली इन्हें हम लोग सोसाइटी से, सोशल इंटरेक्शंस से या सोशल रिलेशंस से, सोशल एक्सपीरियंसेस से, समाज में जो हम अनुभव करते हैं उनके माध्यम से सीखते हैं। तो यदि मेरा एक स्पेसिफिक तरह की सोसाइटी से इंटरेक्शन है, उनके साथ रिलेशनशिप है, तो मैं उस तरह के जो सोशल मोटिव्स हैं अपने ओरिजिनेट करूँगा। और कॉमनली ये जो कंडीशनड होते हैं, ये किस तरह से होते हैं? जो हमारे सोसाइटी में एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस के साथ साथ ये जो मेरे मोटिव्स हैं ये कंडीशनड होते चले जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने अब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन और प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिव्स के बारे में अपने डिस्कशन को कंप्लीट किया। तो अब हम लोग आगे जो हमारे पास मोटिवेशन की थेरीज अवेलेबल हैं उनके बारे में अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हम मोटिवेशन की सभी थ्योरीज़ को तीन मेजर ग्रुप्स में या कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन ये जो कैटेगरीज़ हैं ये मेंशन की हैं। तो यहाँ पर जो पहली कैटेगरी है या ग्रुप है वो है कंटेंट थ्योरीज़ ऑफ मोटिवेशन। तो यदि हमारे पास 10, 12, 15 जो मोटिवेशन की थ्योरीज़ हैं, उनमें से वो थ्योरीज़ जो कंटेंट थ्योरीज़ के बारे में फोकस करती हैं वो कंटेंट थ्योरीज़ के ग्रुप का पार्ट है। उसके बाद वो थ्योरीज़ जो मोटिवेशन में कंटेंट के ना होकर प्रोसेस की जो प्रक्रिया है, मोटिवेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में जो डिस्कशन करती हैं, उन्हें हम लोग प्रोसेस थ्योरीज़ में इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। वो थ्योरीज़ जो लर्निंग, रीइंफोर्समेंट, इंसेंटिव पर बेस्ड हैं, वो हम लोग रीइंफोर्समेंट थ्योरीज़ के अंदर निहित करते हैं। अब हम लोग इन तीनों कैटेगरीज़ को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसा हम लोगों ने पहले कहा, कंटेंट थ्योरीज़। कंटेंट का क्या अर्थ होता है? किसी भी चीज़ में जो वो बना है वो किस किस चीज़ से बना है, किन किन एलिमेंट्स से बना है। तो यदि अगर मेरे पास पेन है तो ये पेन कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट से मिलके बना होगा। इसमें कार्बन होगा, इसमें आयरन होगा, इसमें स्टील यूज़ किया होगा, इसमें इंक होगा। तो ये सारे क्या हैं? इसके कंटेंट हैं। तो वो थेरीज़ और मोटिवेशन की जो ये डिस्कस करती हैं कि मोटिवेशन में क्या क्या कंटेंट होते हैं या क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं, वो सभी थ्योरीज़ को हम लोग कंटेंट थ्योरीज़ के अंतर्गत रखते हैं। जैसा हम लोग आगे मैस्लो की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो मैस्लो की थ्योरी में हम लोग मोटिवेशन के जो कंटेंट्स हैं, जिनसे मोटिवेशन ओरिजिनेट होता है, मिलकर बनता है, उसके बारे में डिस्कशन है। इसीलिए हम लोग उसे कंटेंट थ्योरी के ग्रुप में इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब जो नेक्स्ट ग्रुप है या कैटेगराइजेशन है वो है प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं? प्रोसेस। तो प्रोसेस का अर्थ है कि वो जो मोटिवेशन है उसकी क्या प्रक्रिया है, वो किस प्रकार वर्क करता है। तो वो जो थ्योरीज जो मोटिवेशन के कंटेंट ना होकर मोटिवेशन के प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करें कि जो मोटिवेशन की प्रक्रिया है ये इस तरीके से है, तो मैं इस बात पे फोकस ना करूं कि इसका कंटेंट क्या है इस पेन का, इस बात पे फोकस करूं कि कंटेंट कैसे मिलकर इस पेन को बना रहे हैं, तो प्रोसेस क्या हुआ इस पेन को बनने का। तो वो जो थ्योरीज़ होती हैं उन्हें हम लोग प्रोसेस थ्योरीज़ कहते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम लोग पहले कंटेंट थ्योरीज़ और उसके बाद प्रोसेस थ्योरीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनमें कौन कौन सी थ्योरीज़ आती हैं वो। उसके बाद रीइंफोर्समेंट थ्योरी।
रीइंफोर्समेंट थेरीज़ वो थेरीज़ होती हैं जो लर्निंग, सोशल लर्निंग, रीइंफोर्समेंट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मोटिवेशन को समझने और उसके उपयोग का जो मेथड है उसे यूज़ करती हैं। तो इस प्रकार अब हम लोगों ने मोटिवेशन की मोटिवेशन की जो सभी थेरीज़ हैं उन्हें इन 3 बेसिक कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया। अब हम लोग इनमें जो पहला कैटेगराइजेशन है कंटेंट थ्योरी, कंटेंट थ्योरी में हम लोग सबसे पहले एक थ्योरी है मैस्लो की नीड हायरार्की मॉडल या नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं मैस्लोज वर्क ऑफ नीड हायरार्की मॉडल ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो का नीड हायरार्की का मॉडल मनोविज्ञान में और मनोविज्ञान से जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक यूनिवर्सल जो कंपोनेंट है, यूनिवर्सल जो कॉन्सेप्ट है, जो यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन है उसको बहुत हद तक इंटीग्रेट करता है। और मैस्लो की नीड हायरार्की मॉडल डिफरेंट सब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है उस सब्जेक्ट को समझने और उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंसेस को गेन करने के लिए। तो जो मैस्लो की नीड हायरार्की मॉडल है, जैसा एक नाम से क्लियर हो रहा है, क्या है इसमें 2 चीज़ें हैं, पहला है नीड, दूसरा क्या है हायरार्की। नीड के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है। दूसरा वर्ड है हायरार्की। तो हायरार्की का क्या अर्थ होता है कि चीज़ें स्टेप वाइज हैं, किसी ऑर्डर में हैं। तो जैसे स्टेयर्स हैं, सीढ़ी हैं, वो किस तरह से होती हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी। तो अगर आपको 4th सीढ़ी तक जाना है तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको पहली सीढ़ी पर जाना होगा, फिर दूसरी सीढ़ी पर, फिर तीसरी सीढ़ी पर, फिर 4th पर, फिर 5th पर। तो इस तरीके से मैस्लो ने जो हमारी नीड्स हैं उन्हें एक हायरार्की में प्लेस किया। तो सबसे पहले लेवल की नीड्स, फिर दूसरे लेवल की नीड, फिर तीसरे लेवल की नीड, फिर 4th लेवल की नीड। तो जैसे सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए हमें पहले एक एक स्टेप जाना होता है, उसी तरीके से मैस्लो के नीड हायरार्की मॉडल में हमें एक एक करके उन नीड्स के जो स्टेप्स हैं उन्हें फुलफ़िल करते हुए आगे बढ़ना होता है। इसको हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में जो पोस्ट होती हैं, जो कि आप इस एक पोस्ट पर हैं, फिर सेकंड पोस्ट पर हैं, फिर 3rd पोस्ट पर हैं। तो जो पोस्ट होती हैं ये हायरार्की में होती हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर। तो यदि आपको प्रोफेसर बनना है तो सामान्य परिस्थिति में पहले आपको क्या करना होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद जो उसका क्राइटेरिया है उसे फुलफ़िल करने के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर होंगे। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद जो उसका क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करने के बाद आप जो उसका नेक्स्ट पोजीशन है, नेक्स्ट हायरार्की है, उस पर आगे बढ़ेंगे। तो टेक्निकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने एक एक हायरार्की को आगे बढ़ते हुए आगे वाली जो हायरार्की है उसको अचीव किया। यही मेथड मैस्लो ने अपने नीड हायरार्की मॉडल में इस्टेब्लिश किया। उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में अपने मॉडल को, अपने नीड की हायरार्की को इस्टेब्लिश किया। तो उसमें जो सबसे पहला उन्होंने हायरार्की में सबसे पहली जो नीड बताई वो बताई फिजियोलॉजिकल नीड्स, फर्स्ट लेवल की नीड, शारीरिक या दैहिक नीड्स या अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। तो जब हम लोग अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को कंप्लीट कर लेंगे, फुलफ़िल करेंगे, तो उसके बाद हम लोग आगे वाली नीड की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, सेफ्टी नीड की तरफ। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में इनके अनुसार कौन कौन सी नीड आती हैं, वो जो हमारे फिज़िकल जो स्ट्रक्चर है उससे जो रिलेटेड होती हैं, जैसे भूख, प्यास अर्थात खाना, पानी, वायु, ऑक्सीजन, हेल्थ, रेस्ट। जैसे आप अगर 4 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं तो आप क्या कहते हैं कि अब मैं फिज़िकली थक गया हूँ, अब मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। तो ये वो नीड्स होती हैं जो हमारे आउटर बॉडी, फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड होती हैं, इसीलिए इन्हें हम बायोलॉजिकल नीड भी
कहते हैं। तो हायरार्की में पहला हुआ हमारी फिजियोलॉजिकल नीड। अब हायरार्की में हमारे पास जो सेकंड हुआ वो हुआ सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड का क्या अर्थ होता है कि सुरक्षा की आवश्यकता। अर्थात देखिए, आप जैसे आप अपनी फिजियोलॉजिकल नीड को फुलफ़िल करते हैं तो उसके बाद आप अपनी सेफ्टी नीड्स के बारे में सोचने लगते हैं। तो आप अपने आसपास देखिए, सीसीटीवी कैमरा लगना, इंश्योरेंस कराना, अपनी फैमिली का इंश्योरेंस कराना, अपना घर बनाने के लिए बाउंड्रीज़ बनाना, एक कंट्री का दूसरी कंट्रीज़ के लिए बॉर्डर लाइन होना, हमारी आर्मी, ये सब पुलिस, ये सब क्या नीड हमारी फुलफ़िल कर रही है? हमारी सेफ्टी नीड। क्यों? क्योंकि हम लोग इनमें जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे हमें सेफ्टी की फीलिंग आ रही है। तो अगर मैंने अपने घर में कमरे में दरवाज़ा लगाया है, बहुत अच्छा सा लॉक लगाया है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे अंदर सेफ्टी को लेके एक स्पेसिफिक तरह की नीड होती है। जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड फुलफ़िल होती है तो हम लोग सेफ्टी नीड की तरफ इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद जो थर्ड टाइप की नीड होगी, थर्ड लेवल, वो होगी नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस, या हम उसे सोशल नीड भी कहते हैं। तो नीड ऑफ लव एंड बिलोंगिंगनेस का अर्थ है कि आप समाज में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाना, एक दूसरे को पसंद करना और दूसरे लोग आपको पसंद करें, आपसे जुड़ें, ये आपके अंदर एक निहित नीड होती है। आप भी लोगों से जुड़ना चाहते हैं, आप भी लोगों को पसंद करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग भी आपसे जुड़ें, आपको पसंद करें। ये जो पूरा सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर है, ये इसी नीड के बेसिस पर डेवलप होता है। रिलेशंस, सोशल रिलेशंस, नेबर्स अच्छे होना, नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखना, आपके समाज में लोग आपको जानते हैं, आप लोगों को जानते हैं। तो इस कंडीशन में आप किस तरह की नीड पे फोकस कर रहे हैं या किस तरह की नीड आपकी फुलफ़िल हो रही है? सोशल नीड या नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब जो नेक्स्ट है वो होती है सेल्फ स्टीम या आत्मसम्मान की आवश्यकता। सेल्फ स्टीम की नीड में जो होता है वो होगा जैसे सम्मान, अपने आप का सम्मान करना, लोग आपका सम्मान करें, इस तरह के कार्य करना कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें। तो वो सारी जो नीड होती हैं वो होती हैं सेल्फ स्टीम की नीड। उसके बाद जो नेक्स्ट नीड होती है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम सभी ह्यूमंस का एक जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है लाइफ का है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम ये जाने कि हम क्यों हैं। तो इस तरह की नीड्स में आती हैं डेवलपमेंटल नीड, क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट, ये जानना कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, अपने आप को एक्चुअलाइज करना, अपने बारे में जानना, रियलिटी जानना, ये हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड के अंतर्गत आता है। तो जब हमारी फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोसाइटी, सेल्फ स्टीम की नीड फुलफ़िल हो जाती है तो आप देखेंगे जितने बड़े अमीर लोग या बहुत पोजीशन पे जो लोग होते हैं वो उसके बाद उसी तरीके से उस नीड हायरार्की मॉडल में आगे इम्प्रूव करते रहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा कि मैस्लो का नीड हायरार्की मॉडल एक वेल एक्सेप्टेड मॉडल है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इस मॉडल का लोगों ने क्रिटिसिज्म नहीं किया, इसकी आलोचना नहीं की, इसमें कमी नहीं बताई। मैस्लो के नीड हायरार्की मॉडल का भी लोगों ने कई बार क्रिटिसाइज़ किया और उसमें कुछ लिमिटेशंस बताई। इसमें जो एक मेजर लिमिटेशंस बताई गई वो ये कि जो नीड हायरार्की मॉडल है, जिसमें जो हायरार्की इस्टेब्लिश की गई है, वो हायरार्की बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में एज इट इज़ लाई नहीं करती है। कई कंडीशंस, कई कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस हायरार्की के बियॉन्ड भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को समझा, मोटिवेशन के जो डिफरेंट थेरीज़ हैं उनका कैटेगराइजेशन है उसके बारे में डिस्कस किया, और कंटेंट थ्योरी की एक थ्योरी मैस्लो की नीड हायरार्की मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।